हिंदुओं को रिएक्ट करने दो। मैं फिर बोलता हूँ मुसलमानों को कि हिंदू को आपस में रिएक्ट करने दो। ये लड़ाई हिंदू वर्सेस हिंदू है। ये बहुत सवर्ण हिंदू जो जो बहुत छोटा क्लास है, 2-4% है, उसके विरोध में ये बहुसंख्यक हिंदुओं की लड़ाई है। और ये लड़ाई आज से नहीं, बहुत सालों से चल रही है। इसमें मुसलमान बीच में ना पड़े, मुसलमान इसमें कोई रिएक्शन न दे। जिस तरीके से शांत रहा बाकी मामलों में अभी शांत रहे। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे सर, हम ईंट से ईंट, इतनी क्षमता है हम में कि इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। जैसे ही आप बीच में आते हो तो फिर हमारे बीच के लोग उनके साथ में हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मुसलमानों से, ये बेकार की लड़ाइयों में आप ना पड़े। आप आपका उद्योग, रोजगार और शिक्षा की तरफ ध्यान दे। ये बाकी लड़ाई हमारी है, हम निपटेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और बहुत ही अहम कुछ बातें होने जा रही हैं अविनाश काकड़े जी से। आज जो इश्यूज हैं हमारे साथ जिन पर हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। अभी पूरे देश में कश्मीर फाइल्स पर चर्चा है। उसके विरोध में, उसकी सपोर्ट में अलग अलग खेमे तैयार किए जा रहे हैं और इसमें बाकायदा सरकार की भूमिका है। अब कश्मीर से जो एक ताजा खबर आई है वो है बडगाम से, जहां दो भाई उमरजान और इशफाक अहमद एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे और ये दोनों भाइयों आतंकवादियों ने हमला किया और इसमें दोनों मारे गए। उसके साथ क्या कुछ हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया है जिसमें कहा है कि राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार है, हक है कि वो हिंदुओं को अपने यहाँ कम होती तादाद पर माइनॉरिटी स्टेटस दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जानने के लिए, किस तरह से एससी, एसटी और ओबीसी को हिंदू बनाकर या हिंदू पेश करके उनसे किस तरह से सियासी फायदा उठाया जा रहा है, इस पर बात होगी। और एनआरसी जो आसाम से शुरू हुआ था और अब ऐसा लगता है कि शायद चिराग गुल हो गया, उसकी क्या क्या वजह थी उस पर भी हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि ये कश्मीर फाइल्स से बिल्कुल बरखिलाफ एक नई तस्वीर, बल्कि हकीकी तस्वीर ग्राउंड जीरो से आ रही है। आप क्या कहते हैं इस पर? नमस्कार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे ये लोग अपने जो लोग रहते हैं, मतलब इनके जो माफी वीर रहते हैं, इनका जो सो कॉल्ड बनाया हुआ इतिहास रहता है उसको सामने लाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद में पता चलता कि अरे ये तो बहुत ही ओछा आदमी था, ये बहुत ही छोटा आदमी था, इसकी हैसियत कुछ नहीं थी और इन्होंने बड़ा बनाने का प्रयास किया। क्योंकि अभी रिसर्च करने लग गए, कुछ लोग सोशल मीडिया से रिसर्च करते, कुछ पढ़ने लिखने लग गए, तो इनके सारे लोगों का ऐसा ही होता है। वैसे ही कश्मीर फाइल का हो गया। अभी कश्मीर फाइल ने इन्होंने जैसा ही एक पिक्चर सामने लाया तो बाकी लोगों ने भरकस प्रयास करके कि उसमें क्या झूठ है ये समझाने का प्रयास किया। अब मेरे सामने जो झूठ आया है, मैंने अपने लोगों से बात किया, मैं बोला यार ये उन 90 पंडित मारे गए थे, तो ये 1656 जो मारे गए वो कौन है? तो मुझे पता चला कि एक जाट सिंहपुरा गांव है, जट्टी सिंहपुरा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जहां एक ही गुरुद्वारे के पास में कतार से खड़े करके 72 सरदारों को मार दिया। 72 सरदार। और उसकी अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। आप समझते हैं? जैसे मीर वाइस मौलवी फारूक जी की हत्या ने वो जनाजे में सैकड़ों लोगों को ओपन फायरिंग करके मार दिया। जो लोग मीर वाइस की हत्या आतंकवादियों ने की थी, तो आतंकवादियों के विरोध का रोष बताने के लिए इकट्ठा हुए थे, उनको सरकार ने मार दिया। मतलब ये हुआ कि लोग आतंकवादियों के विरोध में खड़े हो गए थे और उसी मोमेंट में वो सरकार के विरोध में हो गए, क्योंकि चाहती थी, वो सरकार चाहती थी। उस वक्त की जगमोहन वाली सरकार चाहती थी, जिसके पुलिस ने उन इनोसेंट लोगों को जो जनाजे में शामिल हुए थे उनको मारने का प्रयास किया। वैसी एक घटना कल इतवार को वहां पर हुई, कश्मीर में हुई। इशफाक अहमद डार नाम का एक पुलिसकर्मी 26 साल का और उसका भाई उमर अहमद डार 23 साल, इसको आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। भाई अभी तो 370 हो गया, आतंकी आए कैसे अंदर? उस वक्त तो नहीं था, बहुत कमजोर सरकार थी।
सारी सरकारें बहुत कमजोर थी, जगमोहन बहुत मजबूत थे। अभी तो सारे के सारे मजबूत लोग बैठे हैं, दिल्ली से लेके गली तक पूरे लोग मजबूती से बैठे हैं, तो आतंकी आते कैसे? और आतंकी आके उनको मारा। सौभाग्य है कि सोशल मीडिया का मीडिया हर वक्त चालू रहता है, इसलिए इस वक्त पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं किया। हम्म, आज भी लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। जो हम्म, हत्या की आतंकवादियों ने, तो आतंकवादियों के विरोध में खड़े हो गए और वो दोनों भाइयों के जनाजे में हजारों लोग इकट्ठा हुए। ये वास्तविकता है। आपको एक बात और बता देता हूँ कि ऋषिबाग अनंतनाग में एक प्राचीन देवी मंदिर है। उसकी चाबी मुसलमानों के पास में होती है, उसकी सफाई मुसलमान करते हैं, उसका रखरखाव मुसलमान करते हैं। पूजा करने के लिए एक पंडित जाता है और वो उसके पूजा करता है, मात्र पूजा करता है। ऐसा ही सब जगह है। हर जगह आपको जहां भी मंदिर दिखाई देंगे, उसकी रखवाली, रक्षा और उसका सारा रखरखाव मुस्लिम लोग करते हैं। तो ये मुसलमानों के विरोध में हिंदुओं का जो कुछ दिखाया जाता है, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान अतिरेक नहीं करते, मैं हम्म, ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों में आतंकवादी नहीं बनते, हम्म, मगर मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हिंदू सारे के सारे शांति प्रिय हो गए। हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जो ये नफरती चिंटू बन गए हैं इनके संगियों के कारण, जिन्होंने प्रयास पूर्वक 89 से ये डिस्कोर्स शुरू किया। 90 में अफगानिस्तान के वजह से पूरे देश दुनिया में आतंकवाद फैला और 92 में अयोध्या की वजह से हमारे यहाँ आतंकवाद का यानी बल मिला उसको। ये समझने की जरूरत है, उसको समझना चाहिए। दूसरी बात एक समझ लो कि 30 सालों से पूरे कश्मीर में किसी भी सिख को नौकरी नहीं मिली। हालांकि सिख कहाँ रहते हैं? अनंतनाग में, पुलवामा में, कुपवाड़ा में, बारामुल्ला में, श्रीनगर में, शोपिया में, सब जगह गुरुद्वारे हैं और लाखों की संख्या में सिख रहते हैं वहां। एक को भी नौकरी नहीं मिली। हम्म, इमेजिन कर सकते हो, हम्म, पंडितों को घर बैठे पेमेंट मिल रहा है, घर बैठे घर मिल रहे हैं, उनको सारा यानी कैंप में सारी सुविधा मिल रही है, आटा राशन सारा गेहूं मिल रहा है, और सरदारों को कुछ नहीं दे रहे। क्यों? कश्मीरी, अरे वो वहां ऐसे नहीं बैठे हैं, वो गुरु गोविंद सिंह के जमाने से बैठे हैं, वो गुरुद्वारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। उसके लिए क्या किया सरकार ने? उनको सुरक्षा तो नहीं दी, गुरुद्वारों को भी सुरक्षा नहीं दी। ये क्यों नहीं दी गई? और इसके लिए वहां के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे तो बच्चों को भी मार दिया, शिक्षकों को मार दिया, स्कूल उजाड़ दी, हमारी जो सिखों की स्कूलों थी वो उजाड़ दिया। यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं वो सिखी भाषा बोलते हैं, गुरुमुखी बोलते हैं, मगर गुरुमुखी को कोई दर्जा नहीं दिया और केंद्र और राज्य सरकार कोई हमारी सुनवाई नहीं करती। हम्म, तो ये कैसी कश्मीरी फाइल है? ये किस तरीके से कश्मीरी फाइल निर्माण किए इन लोगों ने कि जिसमें झूठ ही झूठ है। एक पक्ष बताया गया और एक पक्ष का भी अतिरेक करके बताया गया। और हमारे यहाँ के जो देश के नफरती चिंटू है, जो नफरती चिंटू कैसे पैदा हुए, तो उनको बाकायदा मैकेनिज्म से पैदा किया गया। और एक दो बात है, इसाक अहमद नाम के एक इंस्पेक्टर के बारे में वो सरदार बताते हैं कि उन्होंने हमारे कई सिखों की जान बचाई थी। एक एक सिख के बॉडी में 40 से 50 गोलियां दागी थी। और उसमें से कौन अपराधी थे? भारत के मैंने इसके मिलिट्री के वर्दी में आए हुए लोग, ये कौन थे? हम्म। इसके बारे में अभी तक कोई जांच नहीं हुई सर। अच्छा, क्या? जांच ना होना तो अपने आप में बड़ा अपराध है क्या? ये सरकार की तरफ से अपराध नहीं है कि जांच ही ना की जाए, हकीकत ना बताई जाए? आखिर क्या क्या कुछ और इससे पीछे क्या कुछ है? क्यों ऐसा करना चाहते हैं? क्या कुछ मकसद है? ये एक तरफ तो आतंकवादियों के खिलाफ जो लोग हैं उनको डिस्करेज करने की बात है, दूसरी तरफ उन पर इल्जाम लगाने की बात है कि वो सारे आतंकवादी हो गए। तो आखिर इस सब के बीच में क्या कुछ है जहां देश को ये सरकार या आपसे पहले की भी सरकारें पहुंचाना चाहती हैं? क्या नतीजा हासिल करना चाहती हैं? देखो, आपको एक बात मैंने शिद्दत से बताना चाहता हूँ। पूरे इसमें मैं पूरा कश्मीर घुमा हूँ। हाँ। मैंने उस वक्त की सरकार को लिखा था कि वहां के कश्मीरी युवा देशद्रोही नहीं है। लाल चौक पे अगर तिरंगा फहराने की बात ये संघी करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि पूरे कश्मीर के 10,000 युवा लेके मैं आ सकता हूँ जो लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे, वो जो कश्मीरी मुसलमान है। हम्म, वो उनको आपको ये समझाने की, राष्ट्रभक्ति समझाने की जरूरत नहीं है। करगिल में सारे जो थे, जितने लोगों ने ये दिया था अपने को कि करगिल की चोटी पर कौन है बैठा हुआ और हमारा जो साजो सामान था लड़ाई का वो पहुंचाने वाले सारे मुसलमान ही थे। तो ये मुसलमानों को आउटराइट करने का और इसमें, मगर चूंकि ये देश में मुसलमानों को अगर शत्रु बताया,
जैसे आरक्षणवादियों को शत्रु बताना और मुसलमानों को शत्रु बताना, ये हमारे यहाँ की वोट पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और ये सारी राजनीतिक पार्टियां करती है। क्यों नहीं हुआ? 90 में ये आतंकवादी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, 90 से सारी सरकारें आ गई, क्यों नहीं किया किसी सरकार ने? तो किसी ने डर के नहीं किया, किसी ने जानबूझकर नहीं किया, और किसी ने निर्णय पूर्वक नहीं किया। तो ये इससे बाहर आना पड़ेगा, देश को और देश के सरकारों को बाहर आना पड़ेगा। न्याय सबके लिए होना चाहिए, जुडिशियली जांच सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ ईडी की रेड पड़ती है, तो 2005 से लेके 2014 में ईडी की रेड मैं पड़ी। भागड़े जी, ईडी पर मैं बाद में आऊंगा। आप अब ये बताइए कि जो कश्मीर फाइल्स देख करके जिन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है और कहीं कहीं कुछ घटनाएं भी होने लगी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना के और कश्मीर फाइल्स के बीच में आप क्या नतीजा निकाल के लोगों को बताएंगे? देखो, हमारे यहाँ फिलहाल जन्म से जो अब्राह्मण है, जो ब्राह्मण नहीं है, कृषि और कृषक जातियों के समर्थक जातियां है, उनको कट्टर ब्राह्मणवादी बनाना चाह रही है। ये जो व्यवस्था है हमारी, ये संघीय व्यवस्था, बार-बार जो बोलता हूँ वो संघीय व्यवस्था बनाना चाह रही है। उसके कारण है कि जो लोगों को कभी शिक्षा और दीक्षा नहीं मिलती थी, जो लोगों को ये इसके मरहूम रखा जाता था, उनको बताया जाता था कि पढ़ के क्या करोगे, अपना काम करो, जिसके वजह से उनको समझ नहीं थी, उतनी समझ, अपने रोजगार और व्यवसाय की बहुत बड़ी समझ थी। मगर राजनीति में जो कुछ षड्यंत्र हुए जा रहे हैं हमारे विरोध में, उसकी समझ नहीं थी, आर्थिकता में पकड़ नहीं थी। ऐसे लोगों को, क्योंकि उस वक़्त बार्टर सिस्टम था, नोटों पे इंटरनेशनल व्यापार होते थे, उस वक़्त ये सब हमसे दूर रखा जाए और हमको उस तरीके से अलग रखा जाए व्यवस्था से। उसकी जो व्यवस्था थी, उसको भारत ने जब आज़ादी हुई, तो समाजवादी सिस्टम को एडॉप्ट किया, और उसका परिणाम है कि जो 90% बहुजन थे, मतलब कृषक और कृषक समर्थक जातियाँ जो थी, वो माटी के घर में रहती थी। उसके घर में घास-फूस का छप्पर था, कवेलू का छप्पर था, उनको साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था। इतनी उपज ऐसा लेना पड़ता था कि उनकी उपज औने-पौने दामों में साहूकार खरीदते थे, दूसरे को खरीदने का कोई मौका नहीं होता था, क्योंकि साहूकार से पैसे लिए होते थे। जो साहूकार दाम तय करता था, उस दाम में मिलता था। गेहूँ और चावल जिनके लिए चैन की वस्तु होती थी, मतलब वो खाने की वस्तु नहीं थी, चैन की वस्तु, कि एक आध बार खा लिए, तो बहुत उत्सव मनाने जैसी बात थी। त्योहारों के समय त्योहार मनाने के लिए जिनको कर्जा निकालना पड़ता था, ऐसे वहां उस गांव में मुट्ठी भर लोग थे जो दशहरा और दिवाली मनाते थे, बाकी तो कर्जा निकाल के मनाते थे। उन लोगों को रात दिन ठंड बारिश और धूप में खेत में पड़ा रहना पड़ता था। उनको जब संपन्नता मिली, सहकारी बैंक आए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और कुल कानून आने लागू हुआ। मतलब खेती किसके की होते थे, काम कोई और करता था। एक किस्सा आपको बताता हूँ कि विनोबा भावे जब बिहार में गए थे, तो उन्होंने जो वहाँ के आश्रित दलित थे, उनको पूछा था कि भैया आपकी अवस्था कैसी सुधरेगी? तो उन लोगों ने 50-60 लोगों ने बताया था कि हमको 70-80 एकड़ जमीन मिल जाए, तो सुधर जाएगी अवस्था। तो विनोबा जी ने वहाँ के जमींदारों को पूछा कि कोई देने को तैयार है? तो वहाँ के एक परिवार के 6 भाइयों ने बोला था कि हम 20-20 एकड़ जमीन देते हैं, ऐसे मिला के 100 एकड़ जमीन दिया था। उन्होंने 80 एकड़ माँगा था, उनको 100 एकड़ मिली थी, और उसके माध्यम से उनका उद्धार हुआ। वो लोग आपको यानी उत्तर प्रदेश में पता पता होगा कि जो जाटव लोग, जिनको चमार बोलते हैं वहाँ, वो जाटव लोग चमरवंशी क्षत्रिय लगाने लग गए। इनको बहुत जल्दी हो गई है उच्च वर्णीय बनने की, क्षत्रिय लगाने की, मतलब ब्राह्मणों के बाद हमारी है। ये जो आरएसएस और आरएसएस के पुरखों ने जो स्टेप फार्मिंग किए है कि क्या हो गया, तू नीचा है तो तेरे से भी नीचे और लोग हैं, ये स्टेप फार्मिंग के भुलावे में आके इन लोगों ने अपना वजूद खो दिया है, वजूद समाप्त हो गया है। और ये आरएसएस और जनसंघ जो ये लोग थे, ये सुधार के विरोध में थे, क्योंकि ये सेठ, साहूकार और जमींदार, ये सारी की सारी व्यवस्था आरएसएस के लोगों की थी, उनके संबंधित लोगों की थी, उनको पैसे देने वालों की और सुरक्षा देने वालों की व्यवस्था थी। तो वो व्यवस्था को तोड़ने के लिए आरएसएस का कंटिन्यू विरोध कर रहा था कि ये व्यवस्था नहीं टूटनी चाहिए। मगर पूर्ववर्ती सरकारों ने व्यवस्था तोड़ी, गांव-गांव में रास्ते पहुंचाए, गांव-गांव में स्कूल और बस बनाए, जिसकी वजह से इनको एजुकेशन मिला। बस पहुंचाने से उनको शहर देखने को मिला, अपने श्रम का मूल्य समझने को मिला, माइग्रेट होने के लिए संसाधन निर्माण हुए, जो नहीं चाहते थे।
गांव के रसूखदार लोग ये नहीं चाहते थे कि इनको बाहर की हवा पता चल जाए, उगता हुआ सूरज पता चल जाए। उनको यही बताया जाता था कि ये कुएं में जितना है उतनी ही दुनिया है, इसके बाहर दुनिया नहीं है। ये जो दुनिया देखे हुए लोग थे, वो जैसे ही बाहर गए तो उनको फिर एक डिस्कोर्स पैदा किया गया कि आपको आरक्षण वालियों से और मुसलमानों से खतरा है। और ये मूर्खों ने, ये मूर्ख है, बेअक्ल लोग हैं, इनको ये समझ में नहीं आया कि हमारी व्यवस्था जो थी, हम तो घास फूस के पेश में रहने वाले, नौकरी नहीं, जमीन नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, किसी की सुविधा नहीं। ये सब देने के बाद हम जब शहर में आए तो वो सबसे ज्यादा उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हो गए। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग आज आरएसएस की बुरी बातों का पोषण कर रहे, आरएसएस की बुरी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे, क्योंकि उनको भी अभी ब्राह्मणवादी बनना है और अपनी ऊंचाई बताना है कि हम किस ऊंचे जाति के हैं। मैंने आपको उदाहरण बताया, तो क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, फलाने क्षत्रिय, ये सारे क्षत्रिय बनने की होड़ में लगे हुए हैं। जो आरक्षण मांगते हैं वो भी क्षत्रिय बनने की होड़ में लगे हुए हैं। और फिर में साथ में एक और डिस्कोर्स पैदा किया आरएसएस ने कि बाबा और बुआ की पूरी फौज पैदा कर दी, जो धर्म, अध्यात्म और इसका जो पूरा लबोलुआब खड़ा किया। नारायण नागबली और कालसर्पयोग और त्र्यंबकेश्वर और साईं बाबा, अक्कलकोट स्वामी, ये पूरे के पूरा डिस्कोर्स पैदा करके उनको साहू फुले आंबेडकर और गांधी के विचारों से भटकाने का काम किया गया। दुर्भाग्य से हमारी बहुजन समाज की सारी पीढ़ियां पढ़ने से दूर हो गई है। ये खाली, ये बेअकल लोग खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते हैं। ये वास्तविक इतिहास का ज्ञान लेने में, वास्तविकता समझने में इनको कोई रुचि नहीं है। और ये रुचि न होने के कारण हमारे यहाँ एक बोलता है कि आम से बच्चे पैदा होते हैं, दूसरे बोलते हैं पेड़ से बच्चा पैदा होता है, तीसरा बोलता है मस्तक से बच्चे और पैर से बच्चे पैदा होते हैं। इन लोगों की बहुतायत हो गई है और ये रामदास को गुरु बनाने के लिए लगते हैं, अफजल खान का शोर शराबा करते हैं, मगर भास्कर कुलकर्णी के बारे में कुछ नहीं बोलते, खंडू जी खोपड़े के बारे में कुछ नहीं बोलते। तो सिलेक्टेड इतिहास, सिलेक्टेड अर्थशास्त्र और सिलेक्टेड समाजशास्त्र पढ़ाने वाले की जो होड़ आई है, उसके विरोध में हम जैसे लाइट माइंडेड लोगों को आगे आना पड़ेगा। हर बात हमको ये बात करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि हमारा वजूद ये देश में क्या था और किस तरीके से हमारा वजूद पूर्ववर्ती सरकारों ने, हमारी व्यवस्था ने, हमारी शिक्षा ने, हमारी सारी योजनाओं ने यहाँ तक ला दिया जहां तक पहुंचने का हमारे पुरखे ये भी सपना भी नहीं देखते थे। भाई गांव का जो पटेल था, जमींदार था, मेरा परिवार जमींदार था, मगर उस जमींदार को शहर में झुग्गियों में रहने वाले जितनी सुविधा भी थी क्या? तो बिल्कुल नहीं थी। ये सारी सुविधा कुछ लोगों को मिलती थी, जो सुविधा आज सामान्य जनता को मिल रही है। और उससे आंख मूंद कर ये सब के सब लोग, मूर्ख लोग, अपने को खुद को ब्राह्मणवादी और उस व्यवस्था के उच्च वर्णीय घोषित करने में ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये हम भूल जाते हैं, किसी भी बात को हम भूल जाते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर किस तरीके से पाबंदियां लगाई थी या किस तरीके से हमारे ऊपर अन्याय करने का प्रयास किया था। वो अन्याय फिजिकल नहीं, बौद्धिक अन्याय था, धार्मिक अन्याय था, साहित्यिक अन्याय था, सांस्कृतिक अन्याय था, आर्थिक अन्याय था। आर्थिक अन्याय तो यहाँ तक था कि जो मेहनत करके धन कमाता था, मेहनत करके उत्पादन निकालता था, वो छोटी जाति का था, और जो मेहनत को लूट के खाता था वो बड़ी जाति का था। ये व्यवस्था हमने एक्सेप्ट किए थे और उस व्यवस्था से हम 70 साल में बाहर निकले। जो व्यवस्था लूट के खाने वालों के विरोध में थी, उस व्यवस्था को फिर से लाने वाले में ये अग्रणी जो बन रहे हैं, ये बहुजन लोगों के, जो कृषक और कृषक परिवारों के और कृषक सहायक परिवारों के लोग हैं, इनको अकल की दवा लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, अगर अगर ये जिस लाइन पर लेकर के जाना चाह रहे हैं, जिस जिस तरह से आपने बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी, इन सबको ऊंचे लाने का ख्वाब दिखाया जा रहा है और आरएसएस, बीजेपी अपना बेस मजबूत कर रही है, अगर ये उस तरफ आगे बढ़ते ही चले गए तो क्या कुछ आप देख रहे हैं? और इससे क्या उन लोगों को बचना चाहिए? क्या अपनी उस हकीकत को याद रखना चाहिए कि आखिर क्या हम आज भी, यानी जो एससी एसटी हैं वो आम हिंदुओं के मंदिर तक में नहीं जा सकते, जो मंदिर उनको, जो अलग अपना मंदिर बनाते हैं उसके साथ, नाम के साथ मंदिर नहीं लिख सकते, तो हकीकत तो वही है। क्या कुछ है अब
समाजी सतह पर भी क्या उनको ऊपर लाने की बात हो रही है, सिर्फ वोट लेने के लिए है ये सब? देखो, इनके राजा शिवाजी महाराज को भी इन्होंने क्षत्रिय नहीं माना था। बहुत सारा रिश्वत लेने के बाद में उसको क्षत्रिय माना था, चूँकि हमारे लोग नहीं मान रहे थे कि राज्याभिषेक हुए बिना वो फरमान कैसे निकालेंगे। तो राज्याभिषेक करने के लिए उन ब्राह्मणों ने मजबूर किया था जिन्होंने राज्याभिषेक के लिए मनाही किया था। होश की दवा करनी पड़ेगी ओबीसी को, होश की दवा करनी पड़ेगी एससी एसटी को। ये सारे के सारे लोग अभी फिर से ब्राह्मणी व्यवस्था वैसी जैसी व्यवस्था थी, वैदिक व्यवस्था थी, उसको थोपने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वैदिक व्यवस्था अगर आएगी तो आपके बच्चों में मैं बता देता हूँ आपको कि ओबीसी के बहुत सारे वर्ग में और एसटी के बहुत सारे वर्ग में एजुकेशन परसेंटेज धीरे-धीरे बहुत डाउन होते जा रहा है। मतलब पहले 100 लोग पढ़े थे तो अभी 90 हो गए हैं। इतना तेजी से एजुकेशन परसेंटेज डाउन हो रहा है, हमारी अधोगति की तरफ हमारा मार्ग चल रहा है। तो इसमें समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझेंगे हम लोग तो हमारी फिर से वो दुर्गति होगी जो दुर्गति पहले काल में थी। और कुछ चंद लोगों के पास में ये सारी सुख सुविधा थी। आर्थिकता में आपने देख लिया कि 57 परिवारों के पास में 67% प्रॉपर्टी वैसे ही मोदी ने इकोनॉमिकल धोरण से दे दी है। अभी जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो भी इनसे छीनने वाली है। और जो प्रॉपर्टी छीनेगी, उद्योग छीनेगा, रोजगार छीनेगा, व्यापार छीनेगा और जीने का तरीका भी छीनेगा। क्योंकि इन्होंने 29% से गरीबी रेखा 65% लोगों तक पहुंचा दी है। और ये गरीबी रेखा से जब तक पहुंचते हैं अभी तो समझ में नहीं आता है, मगर पानी पड़ा और उसके ऊपर स्पंज अगर रख दे तो जैसा पानी सोख लेता है वैसे समाज की आर्थिक संपन्नता, बौद्धिक संपन्नता इस सोखने का काम कर रहे हैं। और ये सोखने का काम रोकने की जरूरत है। और इसमें 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 एक और जो बात सामने आ रही है अभी, सरकार ने बगैर सिविल सर्विस पास किए एक बड़ी तादाद को आईएएस बना दिया है। इसी तरह से यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बगैर पीएचडी किए रखे जा रहे हैं। क्या ये जो प्रधानमंत्री जी से एक बहस शुरू हुई थी जिसमें डिग्री दिखाओ डिग्री मत दिखाओ, उसके बाद की क्या क्या ये उसी तरफ कोई व्यवस्था बनने जा रही है, क्या कुछ है ये? हमारे यहाँ एक रामदास नाम का स्वामी था, उसको स्वामी बोलते थे हमारे यहाँ के पंडित लोग। वो बोलता है कि ब्राह्मण किती झाला भ्रष्ट तरी तिन्ही लोकी श्रेष्ठ। मतलब ब्राह्मण कितना भी भ्रष्ट हो जाए वो तीनों लोकों में स्वर्ग मृत्यु पाताल में सबसे श्रेष्ठ होता है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। 320 बच्चों को डायरेक्ट ऑफिसर बना के कि हमको किसी डिग्री की जरूरत नहीं। जैसे आरएसएस को किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, किसी को हिसाब दिखाने की जरूरत नहीं, वैसे ब्राह्मणों को किसी को डिग्री बताने की जरूरत नहीं। हम जन्म से ही श्रेष्ठ है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोफेसरों को पीएचडी होने की इनकी हैसियत नहीं थी। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में कहीं इनका कोई नामो निशान नहीं था, कहीं ये दिखाई नहीं देते थे। सामाजिक इसमें ये एकजुट बना के सब कुछ करते थे। वो व्यक्तिगत पुरुषार्थ से जैसे ही पिछड़ने लग गए, बाकी के बच्चे पीएचडी होने लग गए तो इन्होंने तुरंत पीएचडी का कॉलम हटा दिया। क्योंकि हर जगह एक काबिज होना चाहते हैं। और काबिज करने वाली जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इनके हाथ में है, दुर्भाग्य से इनके हाथ में है। क्योंकि अंग्रेज वाइसराय ने बोला था कि इनका न्यायिक चरित्र नहीं है। सच में इनका न्यायिक चरित्र नहीं है। ये जहां भी बैठेंगे न्याय नहीं करेंगे, पक्षपात करेंगे, अपने लोगों को अपने फेवर में ही पक्ष में उनका न्याय निर्णय देंगे। और ये बात धीरे धीरे जैसी समझ में आ रही है, फिर भी ये बहुजन, फिर भी ये सारी जातियां उनकी किस तरीके से गुलाम हो रही है, क्योंकि उनको राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया, उनको आर्थिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया, सामाजिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया। और सोचने की जो बात है वो सोचने की बात इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में थमा दिया, जिसमें झूठ के सिवा और किसी बात का कारोबार नहीं होता। अच्छा, मुझे एक चीज याद आ रही है इसमें। एक तरफ तो बगैर इम्तिहान दिए तरक्की दी जा रही है, आईएएस बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो आरएसएस का एक मीटिंग हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि एक एक खास समुदाय के लोग यानी मुसलमान सरकार में पेनिट्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक टेलीविजन चैनल सो कॉल्ड एक है, वो कहता कि ये तो जिहाद कर रहे हैं, उसको जिहाद बता दिया गया, पढ़ने को जिहाद बता दिया गया। तो एक तरफ वो बच्चे हैं जो पढ़ करके काबिल बन करके कहीं फैसला लेने की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, एक तरफ वो है जो काबिल नहीं है, उन्हें बिठाया जा रहा है। इस दोनों के बीच में क्या कुछ है ये?
आपको चाहिए? मैं फिर से एक बात बता देता हूँ, पिछले वक्त भी बताया था, इस बार भी बताता हूँ। जो समझदारी मुसलमानों ने अब तक दिखाया था, इसके आगे भी दिखाए। 95% जो मुसलमान हैं, वो नीचे तबके के लोग थे। हमारे देश के नीचे तबके के लोग थे, उनकी मातृभूमि यही है, जन्मभूमि यही है और यहीं के लोग हैं। वो किसी अपराध के कारण, किसी जाति भेद के कारण, जिसके अन्याय के कारण उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया है। बहुत कम लोग होंगे जो लोभ और लालच के कारण इस्लाम में चले गए, और वो सारे के सारे उच्च वर्णीय होंगे, जो भी होंगे वो उच्च वर्णीय होंगे। तो मैं एक बात मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि जैसा पिछले वक्त बताया कि इतिहास को यहाँ ढूंढो, वैसे नौकरी और जॉब में आपका कैसे अधिकार है, इसके बारे में भी आपको ढूंढना पड़ेगा। ये जो बोलते हैं कि एजुकेशन जिहाद कर रहे हैं, एजुकेशन जिहाद बिल्कुल करना चाहिए, मगर वो धार्मिक जिहाद नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए कि हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ने में जिहाद होना चाहिए। वो लड़ने के लिए जिहाद करने में क्या है, वो अच्छा जिहाद है। मतलब मारकाट वाला जिहाद तो बुरा हो सकता है। लव जिहाद इन्होंने कितने सिद्ध किए मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्यादातर जो संख्या है मेरे पास में, ब्राह्मण लड़कियों ने मुस्लिम रसूखदार लोगों के साथ में शादी करने की बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। तो ये सब जो ये भटकाने वाले काम जो करते हैं, उससे दूर रह के अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपने उत्कर्ष पर ध्यान देना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए मुसलमानों को कि उत्तर प्रदेश में 40% थानेदार, तहसीलदार और रेवेन्यू के अफसर ने मतलब जज, ये सारे के सारे मुसलमान थे। आज 2% नहीं बचे। किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा टीवी क्या बता रहा है, उससे मैं कोई संकोच रखने की और डरने की जरूरत नहीं है। ताकत से आइए, एग्जाम दीजिए और किसी भी बड़े पद पर पहुंचने का हमारे देश में एक आपको हक है। जैसे अब्दुल कलाम जी पहुंच सकते हैं राष्ट्रपति के पद पर, तो आप भी किसी आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर बनने से कोई मना नहीं कर सकता। ये लोग बार बार ये करते रहते, विभाजन का काम करते रहते। ये पहले बताए थे इन्होंने कि एससी एसटी के वजह से आपका नुकसान हो रहा है, उनके आरक्षण की वजह से नुकसान हो रहा है। अब ये दूसरा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान नौकरी में काबिज हो रहे हैं, इसके नुकसान हो रहा है। आप लोगों को निकालना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत मुसलमान आज नौकरी में है। आजादी के पहले 40% थे। 40% जाने की नहीं होगी आपको आज जरूरत, मगर आपकी जनसंख्या के अनुसार 20% आपको नौकरी में काबिज होने से कौन रोक सकता है? ये देश का संविधान रोक सकता है या ये संघी फौज रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकता। मगर आपने अगर रिएक्ट किया उसमें कि हम मुसलमान हैं इसलिए नहीं आ सकते क्या, तो मामला बिगड़ जाएगा। मुसलमान है इसलिए नहीं आ सकते, अक्लमंद हो इसलिए जरूर आ सकते हो। और आपको 19%, 20% या उससे ज्यादा भी आने से कोई रोक नहीं सकता। ये मुसलमानों ने अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ये बहुत ही अहम बात है। और सोशल मीडिया पर चूंकि बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, इसलिए आपसे बहुत से इश्यूज पर हम बात करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से कुछ और। एनआरसी आसाम वाला जो था वो एक थोड़ा सा और उसमें भी बता दीजिए कि आखिर उसका क्या नतीजा निकला और क्या कुछ है जो मुस्लिम विरोध से शुरू हुआ और वो चिराग खामोश हो गया, क्या कुछ हुआ वो? मुझे 2 मिनट में आप बता दीजिए, वक्त बहुत कम है। हर बात का दुरुपयोग करने का जो प्रयास करते हैं, आपको पता होगा कि इन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी के विरोध में 2014 के पहले भगवा जिहाद छेड़ दिया था। वो बताया था कि सारे वोटर बन गए हैं, सारे देश में बांग्लादेशी फैल गए हैं, रोहिंग्या फैल गए हैं। जब इन्होंने एनआरसी का सर्वे किया असम में, पता चला कि 10 लाख लोग पकड़े गए, उसमें से 9 लाख हिंदू थे और 1 लाख ही मुसलमान था। अब 1 लाख मुसलमानों को निकालते हो तो 9 लाख हिंदुओं को निकालना पड़ेगा। अब उनको कहाँ भेजेंगे? तो ये जब इनके ऊपर बूमरैंग होता है, हर चीज बूमरैंग हो रही है इनके ऊपर। सीबीआई का दुरुपयोग भी बूमरैंग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग भी बूमरैंग हो रहा है। ईडी के दुरुपयोग में ये कुछ नहीं कर सकते, कहीं पहुंचा नहीं सक रहे। सीबीआई में 21,074 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड की जांच नहीं हो सकती, क्योंकि 12 स्टेट ने सीबीआई को बंद कर दिया। तो आप जितना जितना इस तरीके से करोगे, जितना जितना धार्मिक और पंथिक और सारे तेढ़ फैलाने का प्रयास करोगे, तो दूसरे लोग भी रिएक्ट करेंगे। हिंदुओं को रिएक्ट करने दो। मैं फिर बोलता हूं मुसलमानों को कि हिंदू को आपस में रिएक्ट करने दो। ये लड़ाई हिंदू वर्सेस हिंदू है। ये बहुत सवर्ण हिंदू, जो जो बहुत छोटा क्लास है, 2-4% है, उसके विरोध में ये बहुसंख्यक हिंदुओं की लड़ाई है। और ये लड़ाई आज से नहीं, बहुत सालों से चल रही है। इसमें मुसलमान बीच में ना पड़े, मुसलमान इसमें कोई रिएक्शन ना दे। जिस तरीके से शांत रहा बाकी मामलों में, अभी शांत रहे।
इनके ईंट से ईंट बजा देंगे सर, हम ईंट से ईंट, इतनी क्षमता है हम में कि इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। जैसे ही आप बीच में आते हो तो फिर हमारे बीच के लोग उनके साथ में हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ मुसलमानों से, ये बेकार की लड़ाइयों में आप ना पड़े, आप आपका उद्योग, रोजगार और शिक्षा की तरफ ध्यान दें, ये बाकी लड़ाई हमारी है, हम निपटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, बहुत ही अहम बात कही आपने कि ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है, ये हिंदुओं के आपस की लड़ाई है। और वो जो सवर्ण और मनुवादी व्यवस्था लाने की और उसकी कोशिशें हैं, उसका एक बहुत बड़ा एक अभियान है जिसको बहरहाल समझ के और समझदारी से चलने की जरूरत है। मुसलमानों को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उससे नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कई इशूज पर, आपने खासतौर पर कश्मीर फाइल्स के चर्चा के बीच में जो वाकया कश्मीर में हुआ वो उसके बारे में आपने बताया। मीरवाइज मौलवी फारूक के जनाजे में किस तरह से लोगों को मारा गया था वो आपने बताया। और आपने ये भी बताया कि सरकार आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया है इसलिए कि उन्होंने कोई जांच नहीं की, ना तो सरकारों की बड़ी तादाद में जो नरसंहार हुआ उसकी, और ना ही कश्मीर में मुसलमानों की का जो नरसंहार हुआ, वो एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश है, ये आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के सरकार का पूर्वनियोजित षड्यंत्र है। जी जी जी, बिल्कुल, ये एक साजिश है जो सरकारों का बाकायदा आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश रही है, ये आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम फिर अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे और बहुत ही अहम बातें आपकी रहती हैं, आपको बहुत लोग दूर तक दुनिया भर में लोग देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।